नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल नवोदय टेस्ट में। दोस्तों, अगर कामयाबी का संकल्प मजबूत है तो असफलता आपको डरा नहीं सकती। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करके अपने जीवन में एक ऐसी सफलता को हासिल किया है। और यही जानने के लिए आज हम उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर तनय चौरे सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कुछ अपने बारे में। मेरा नाम तनय चौरे है और मैं अभी काम कर रहा हूँ एज एसोसिएट डायरेक्टर इन मोबिलिटी प्रैक्टिस, मोबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, फ्यूचर ब्रिज नाम की कंसल्टिंग फर्म है। और हम लोग एसेंशली लोगों को ये बताते हैं, कंपनीज को ये बताते हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज कैसे इवॉल्व होंगी, और जैसे कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उससे उनके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उनको कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहिए या फिर क्या उनका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको कोई दूसरी टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, और ऐसा बहुत सारे सवाल। एक प्रकार से आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आने वाली दुनिया है उसके बारे में आप दुनिया को बताते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। सर, आपका बचपन कैसा रहा? मतलब फैमिली कैसी थी, कितने मेंबर्स थे, पढ़ाई कैसी थी बचपन में, परवरिश आपकी? ओरिजिनली हम लोग सावली खैरलांजी तहसील जिला बालाघाट के हैं। मेरा जन्म हालांकि जबलपुर में हुआ है। पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे तो पहले वहाँ पे पोस्टेड थे। उसके बाद मैं कुछ साल इंदौर के पास एक खंडवा जिला है, वहाँ पे नर्मदा नगर में रहा हूँ। मैंने पहली क्लास वहाँ पे पढ़ी है और जब मैं दूसरी क्लास में था हम लोग वापस बालाघाट जिले में तिरोड़ी में आकर के रहने लगे। तो फिर मेरी स्कूलिंग तिरोड़ी में हुई। तिरोड़ी में जागृति शिशु मंदिर, काफी अच्छी याद है मेरी वहां से। और 5वीं के बाद मैं नवोदय विद्यालय में चले गया, जैसे कि आपको पता होगा जी। और फिर नवोदय के बाद मैंने बीच में एक साल और ब्रेक लिया और उसके बाद मैं IIT बॉम्बे से बीटेक मैकेनिकल में पास आउट किया 2011 में। जी सर, जैसे हम सभी नवोदय के बच्चे गांव से ही आते हैं। हाँ। तो जब आपका 5th में सिलेक्शन हुआ उसके पहले क्या घर में माहौल था कि आपको नवोदय जाना है, या स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जागृति शिशु मंदिर में एक हमारे टीचर हुआ करते थे, सागर सर, और उन्होंने खुद से आकर के बताया कि नवोदय एक स्कूल होता है, और उन्होंने हमें किताब भी ला करके दी। और उसी का हमने घर में टेस्ट ट्राई करते हुए वो मतलब वो हो गया। सरप्राइजिंगली वो जो टेस्ट बुक थी वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें वो सब डायग्राम सॉल्व करना होता, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था वो बहुत अच्छा लगता था। लाइफ का फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, सो वो बहुत अच्छा था, उसको सॉल्व करने में मजा आता था। जब 6th क्लास में जो तनय आए थे नवोदय विद्यालय में और जो 12th से तनय बन के निकले, तो उन दोनों तनय में क्या डिफरेंस आ चुका था उन 7 इयर्स में? अच्छा, जो बाद में निकला वो 7 साल बड़ा था पर उसके अलावा मेरे ख्याल से जर्नी काफी अप डाउन रही है। जैसे कि हम पहले अपने गांव के स्कूल में थे तो नियर द टॉप ही रहते थे। फिर सडनली नवोदय में आया, जब पता चला कि सारे जिले के होनहार लोग एक साथ इस स्कूल में आए हैं, तब वहाँ पे लगभग 36-37 नंबर लगते थे 40 लोगों की क्लास में। अच्छा। हाँ, मतलब आप पीछे से थर्ड, पीछे से फर्स्ट तो नहीं, पर सेकंड थर्ड में चलता था। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया मेरे ख्याल से 12th आला तक के टॉप 6-7 के अंदर आ जाते थे। दर्शकों से मैं यही बताना चाहती हूँ, जब भी मैं नवोदय के बारे में बातें करती हूँ कि नवोदय ऐसे ही बच्चों को, या आप कह सकते हैं लोगों को तैयार करता है। जैसे अभी आप सर ने बताया कि वो जब नवोदय में पहुंचे तो वो लास्ट से 2nd या 3rd आते थे, लेकिन आपने अभी ही उनके अचीवमेंट्स के बारे में सुना और आप देख रहे हैं कि वो आज क्या कर रहे हैं। तो ये है नवोदय, जो उन बच्चों को जो गांव से उठ के आते हैं, छोटी जगहों से उठ के आते हैं, तो यही नवोदय है जो उनको, जो आज बैठे हैं सर, इनके रूप में तैयार करके देता है। क्योंकि मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि पर्सनली मैं अपने जीवन में अगर बोलूं
तो नवोदय का योगदान सबसे ज्यादा रहा है जी कंपेयर टू जो मेरे पहले के स्कूल थे और इवन मेरे जो मेरे बाद का एजुकेशन रहा है। जी जी मैं ये मानता हूँ कि नवोदय ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की या मुझे इस केपेबल बनाया कि मैं दूसरी चीज़ों को समझ सकूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत से नवोदय के बच्चों के साथ ये चीजें हैं और वो हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो आज जिस जगह पे हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा योगदान वो अपनी नवोदय की लाइफ को मानते हैं। सर, तो नवोदय में जब आप आए थे और आपने बाकी बच्चों को देखा, अपने साथ के अपने सीनियर्स, तो आपने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया कि लर्निंग प्रोसेस थी, ऑब्जर्वेशन था, क्या था, कैसे आप अपने आप को उस काबिल, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप 12th तक आते आते आप काफी आगे निकल चुके थे, तो क्या प्रोसेस थी वो, आपने अपने अंदर क्या चीजें लाई ऐसी? मेरा ऐसा मानना है कि उस एज में हम इतना तो नहीं सोचते हैं जी, कि जी। कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। सोचना चाहिए जी जी पर फिर भी उतना तो नहीं सोचते थे। जी मैं कहूँगा कि 9th क्लास लगभग एक टाइम रहता है जी जब हमको चीज़ों के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए जी जी या फिर एक हमारा डायरेक्शन सेट कर लेना चाहिए। जी जो वो इनिशियल टाइम था 6वीं से 9वीं क्लास तक के, इनफैक्ट 12th क्लास तक के, जी वो सारा हमको अपना फ्रेंड सर्कल बनाने में, नॉर्मल सोशल स्किल्स सीखने में, जी जी लोगों को समझने में, इतने लोगों के साथ एक साथ रहते हैं, किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सीखने में लग गया। और पढ़ाई में भी सपोर्ट मिला क्योंकि आप जैसे 4 लोगों के साथ में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, अगर सवाल आता है तो आप दूसरे से पूछते, तीसरे से पूछते, तो वो एक बेनिफिट मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत प्लान करके किया था और कि चाहा और फिर वैसा हो गया। इट वाज मोर लाइक कि बस होते गया। सर, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के अलावा और आपने क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा की हैं? स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, बहुत सारी चीजें होती थी ना ऐसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वन ऑफ द बैक बेंचर्स था और काफी लोगों की, काफी शिक्षकों की जो शैतान बच्चों की लिस्ट रहती है उसमें भी शामिल था। काफी समय तक के, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं तक के वो टाइम था जब वो नाम सामने नहीं आया था कि ठीक है थोड़ी सी कैपेबिलिटी है इस बंदे में। उसके पहले तक के तो ठीक है, बहुत बदमाशियां चलती थी। आई थिंक इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, हमारे एक वीरेंद्र पढ़ते हुए हो करते थे जी। वो हमको सुबह सुबह उठा करके पीटी के लिए ले जाते थे और मैं उनके साथ काफी कनेक्टेड था। मयूर भैया थे और एक दो और हमारे सीनियर्स थे और समहाउ मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया और फिर वो सुबह जाना, भागना और रनिंग काफी अच्छी कर लेता था। उसी के साथ में जब फुटबॉल होता था फुटबॉल भी ठीक ठाक खेलने लग गया। पर जो मेरे ख्याल से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हम लोग गांव से आए थे, अपने आप को बहुत पिछड़ा पाते थे 80 लोगों की इस भीड़ में, है ना, और मतलब जब 2 सेक्शन हुआ करते थे और वहां से सडनली 9th क्लास में एक हमारे ह्यूबर्ट सर थे फिजिकल एजुकेशन के, क्लस्टर्स स्पोर्ट्स आ रहे थे और मैं एज यूजुअल ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था और सर आए और मुझे बुलाया कि इधर आ जा, दौड़ के आ जा। एंड उन्होंने मुझे बोला कि कैसे भाग रहे हो और फिर बोला कि खेलने जाना है क्या। तो वो हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हुआ करता था पहले, अधिकतर इवन कॉलेज से जाने, स्कूल से जाने के बाद भी वो सिलसिला जारी था, लेकिन वहां पे ये दौर था कि जब हम लोगों से मतलब हम लोगों से खुद से जाके बात नहीं कर सकते थे कि सर मुझे खेलने जाना है, ये करना है, वो करना है, उतना एक्सपोजर नहीं था। और सर ने खुद से आकर के पूछा, मैंने हाँ बोला और हम लोग फिर खेलने गए और मैं जीत भी गया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जीता। तो वो लाइफ का मोमेंटम शिफ्ट मानता हूँ मैं अपनी लाइफ का। जनरली जो बैक बेंचर्स रहते हैं वो काफी एक्सट्रोवर्ट रहते हैं,
बट व्हेन यू आर बैक बेंचर और इंट्रोवर्ट तब एकदम मुश्किल बढ़ जाती है। बट सडनली वो एक इवेंट हुआ, सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने फिर रीजनल भी खेलने जी। गए, तो वो एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट आया। फिर उसके बाद से चीजें चालू, और सभी लोगों ने आपका नाम रिकॉग्नाइज करना, नाम रिकॉग्नाइज किया। हाँ। जैसे आपने अभी बताया कि आपकी लाइफ में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ और हाँ। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, हाँ। तो यही चीज नवोदय की होती है कि जैसा भी बच्चा आता है नवोदय के अंदर और ऐसी परिस्थितियां वहाँ पे होती है, ऐसा माहौल हम लोगों को दिया जाता है कि आप किसी न किसी चीज में आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपकी ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं है और ना आप वहीं पे ठहरने वाले हैं, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। सर, इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगी, कोई एक ऐसी कोई परिस्थिति या कोई ऐसी बात है नवोदय की जो आप अभी तक अपनी लाइफ में कैरी करते हैं, कोई मेमोरी है? ये जो मैंने एक बताया वो कोर्स वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है। जी। इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पूरी नवोदय की लाइफ याद है, उसके बाद के 10-15 साल याद नहीं है। ऐसा सारे तो, नवोदय स्टूडेंट्स के साथ होता है। सर, जैसे आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपने बीटेक किया आईआईटी बॉम्बे से, तो आईआईटी करने का पहले से प्लान था या जब हम 12th में उस समय, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे 11th-12th तो ज्यादा या तो पीएमटी क्वालिफाई करना था लोगों को या आईआईटी, तो उस समय आपका क्या माइंडसेट था? देखो, आईआईटी जेईई एक एग्जाम होती है, ये तो 11th क्लास में पता चला। 11th काफी बीत चुकी थी और वो सब, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीईटी चलता था जी। और पीएमटी चलता था। अभी तो सब वो मर्ज करके नीट एंड ऑल हो गया है, बट उस टाइम पे पीईटी पीएमटी चलता था। एंड स्कूल में कुछ मैगजीन्स आती थी और उसमें क्वेश्चंस रहते थे कि ये क्वेश्चन आईआईटी या आईआईई में आया है। तब उस टाइम पे एक दो एग्जामों का नाम पता चला कि आईआईई और आईआईटी कुछ होता है, और उन क्वेश्चंस को देख के उस समय बहुत डर लगता था क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। बट आई थिंक हम लोगों का एक ग्रुप बना था, मैं एक फ्रेंड है अपने लोग और ओम प्रकाश और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मिल करके सोचा कि कुछ करना है। और फिर हम लोगों ने सेल्फ स्टडी वगैरह करना चालू किया। तो सर, आपने 11th से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आफ्टर 12th आपका सिलेक्शन हो गया था या आपको थोड़ा टाइम लगा और प्रिपेयर करने के लिए? मुझे बीच में थोड़ा और टाइम लगा। मैं पहले AIEEE क्रैक कर लिया था और उसके बाद मैंने सोचा कि जेईई भी ट्राई किया जा सकता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने जेईई किया। तो आप सेल्फ स्टडी करते थे या फिर कोचिंग्स वगैरह? हम लोगों ने ट्राई किया कोचिंग करने का, सेम ग्रुप, लगभग सेम ग्रुप और काफी सारे बैचमेट्स। हम लोग इंदौर गए थे, पर कुछ महीने या कुछ दिन कहना चाहिए इंदौर में रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सारा मटीरियल लिया और वापस जबलपुर आकर के मैंने सेल्फ प्रिपेयर करना चालू किया। जो बच्चे आज जेईई की प्रिपरेशन के लिए या और भी किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमेशा एक माइंडसेट बना के चलते हैं कि हम कोचिंग करेंगे या किसी टीचर से पर्टिकुलर ट्यूशंस लेंगे और फिर सेलेक्ट होंगे, तो आज हमारे सामने बहुत ही बड़ी गलतफहमी का एक एग्जाम्पल है जो बच्चों के मन में होती है कि जैसे सर ने बताया कि उन्हें लगा ही नहीं कि कोचिंग से उन्हें सफिशिएंट नॉलेज मिल रहा है। किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट एक उनका एक सेल्फ एक्सपीरियंस है और उन्होंने खुद से स्टडी करके जो आजकल बच्चे ये सोच ही नहीं पाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं कि हम खुद से स्टडी करके इतनी बड़ी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप पे इतना भरोसा रखा और खुद मेहनत की और उन्होंने वो एग्जाम क्रैक भी की। सर, जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम था वो टफ था आपके लिए? कभी ऐसा लगा कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मन में विश्वास था कि मैंने सोचा है तो मैं कर ही लूंगा? मुझे ऐसा लगता है कि इतना सोचने का टाइम ही नहीं था जी। मतलब और अच्छी बात है, सरप्राइजिंगली वैसा हो गया जी। किस्मत मानूंगा मैं अपनी, पर सलाह तो ये रहेगी अगर कोई सलाह लेना चाह रहा है तो कि ये सब सोचने से कोई मतलब नहीं है जी। आप अपना कंसेप्ट 9th 10th क्लास में क्लियर कर लो, ज्यादा ही है तो 11th और 12th का टाइम आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर कभी भी नहीं हुए हैं तो जब फर्स्ट टेस्ट देते हो
जी जी तब तक के आपके सारे Concept कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। एग्जाम्स से 3-4 महीने पहले जी आप बस प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप चाहे कोई कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप जी, कुछ जी। भी कर रहे हो, मतलब जैसे कि मान के चलो मैं 100 मीटर या फिर 400 मीटर का एथलीट हूँ, जी राइट? तो हम ये नहीं है कर सकते कि रेस के 1 महीना पहले आकर के जी। बेसिक कंसेप्ट बना रहे। बेसिक कंसेप्ट मीन्स कि अपना हेल्थ और स्टेमिना बढ़ा रहे। बिल्कुल। वो आपको 1 साल पहले से खत्म करना पड़ेगा। जब रेस का टाइम आता है उसके 1 महीने पहले आपको सिर्फ टेस्ट करना है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में डालना है जी जिसमें आपको परफॉर्म करना है। सो सिर्फ वही एक तरीका है। आप अपने आप को सफिशिएंट टाइम दो अपने इवेंट के पहले। वो एक टेस्ट हो सकता है, एक रेस हो सकती है, एक स्पोर्ट्स मैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी और वो एक महीने 1.5 महीने इवन 6 महीने का ड्यूरेशन सिर्फ उस चीज को टेस्ट करने में दो। जी आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो बेसिक्स है, वो उसके पहले ही बन गया होना चाहिए। जी। सर, दी IITians जिन्हें कहा जाता है द जीनियस ब्रेन्स ऑफ इंडिया, तो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में क्या क्रांति ला रहे हैं? अभी देश में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स है, एंड नॉट ओनली स्टार्टअप्स, जो हमारे पब्लिक सर्विस सेक्टर है जी उसमें भी काफी सारे लोग हैं। पर मैं इस बात से थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि IIT, नॉन IIT ये सब एकदम बकवास है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। जी हम एक सिंपल रीजन बोल सकते हैं कि जो देश का टैलेंट है, जी अगर 100 में से टॉप 10 लोग एक ही एग्जाम के ऊपर ट्राई करें, जी तो सीधी सी बात है कि वो उन्हीं कॉलेजेस में जाएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले बोला था कि देश के 100 सबसे जो टॉप लोग हैं या फिर 10 जो टॉप लोग हैं, वो बाद में कुछ करेंगे तो वो अच्छा ही करेंगे मोस्ट लाइकली, राइट? जी तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन के हैं इससे मैं नहीं मानता जी कोई फर्क पड़ता है। बात ये थी कि वो लोग थे जो टॉप 10 में थे। जी कॉलेज ने क्या किया है, मैं उस चीज से उतना सहमत नहीं हूँ। जी और फिर जब देखा जाए तो बहुत ज्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है जी बहुत बड़े लेवल पे, जी और वो इन सब कॉलेजेस को बिलोंग नहीं करते। जी तो बिल्कुल। हाँ, तो मैं इस चीज को नहीं मानता बेसिकली। सर, कुछ समय से ऐसा दौर चला है, मतलब पहले भी होता होगा, लेकिन अभी जनरली देखने में आता है कि मोस्ट ऑफ IITians स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, वो कुछ अपना न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड को स्टार्टअप की तरफ इंस्पायर भी करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं अगेन इस चीज को वापस से कहूंगा कि ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा रीजन, पहले बिजनेसेस किस टाइप के हुआ करते थे, है ना? तो हमारी खानदानी दुकानें या खानदानी बिजनेसेस हुआ करते थे, और वैसे बिजनेसेस में दूसरे लोगों का जाना बहुत मुश्किल था, खास करके ऐसे लोग जिनके पास उतना सपोर्ट सेफ्टी नेट नहीं है, तो उन लोगों के लिए काफी मुश्किल होता था। आपके पास कैपिटल की कमी होती थी आज, और फिर दूसरा एक तबका था, उनके लिए सिर्फ नौकरी ही इम्पोर्टेंट हुआ करती। फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव ठीक है, अच्छी बात है, आप पहले अपने आप को संभालिए। पर अगर हम ये जो बदलाव देख रहे हैं कि अधिकतर लोग स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नए नए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये विकास के लिए देश की बहुत अच्छी बात है, और पूरी सोसाइटी के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। जो इकोनॉमिक मोबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी अमीर बने, आगे बढ़े, है ना? वो इन्हीं चीजों से पॉसिबल है। आप नौकरी करके इकोनॉमिक मोबिलिटी हासिल नहीं कर सकते एक देश के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रही बात हमारे स्टार्टअप करने की, मैं सभी लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आपके पास
अच्छा विजन है और काम करने की क्षमता है, तो आप जरूर ये सब करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक सलाह भी देना चाहूंगा कि कठिन से कठिन नौकरी जी सिंपल से सिंपल स्टार्टअप से इजी होती है। तो आप तभी उसमें जाइए जब आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। जी। सर, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं टेक्नोलॉजी को? तो बहुत कठिन क्वेश्चन है जी है ना? और बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। जी आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। जी। मैं आज से 5 साल बाद की सिचुएशन जी काफी अच्छे से बता सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात दो चार कंसेप्ट है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना चाहिए कि दुनिया कैसे बदल रही है, रेट ऑफ चेंज। तो पहली चीज आती है कि हमारे दादा लोगों की जनरेशन में जब वो पैदा हुए थे तब रेलगाड़ी थी, जी और फिर जब वो चले गए तब भी रेलगाड़ी ही थी, वही कोयले वाली। जी लोगों को संदेश भेजना है तो चिट्ठियां ही लिखते थे। जी उन लोग के समय में भी पोस्टमैन हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया वाला। जी और जब वो गया तब भी पोस्टमैन था। सेम सर्विस गवर्नमेंट चेंज हो गई, राइट। उसके बाद हमारे पिताजी लोगों का टाइम है, जिन्होंने देखा कि कैसे टेलीफोन्स आए जी और मोबाइल फोन्स आए, जी इंटरनेट आया, जी और ये क्रम कुछ सालों तक के चलते रहेगा। पर इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने जी उन लोगों की जॉब्स जाते देखी जो कोयला गाड़ी में कोयला डालते थे। हम हमारी जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस देख चुके हैं। अब हम लैंडलाइन वाले भी थे और ये भी थे। हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारी और आने वाली जनरेशन या फिर जो लोग अभी स्कूल्स में हैं, जी उन लोगों को एक स्किल से काम नहीं चलने वाला था। मेरा जो कोयला गाड़ी वाला एग्जांपल था, जी उससे मैं ये कहना चाह रहा था कि लोग एक जॉब करते थे और उनकी पूरी लाइफ निकल जाती थी, जी। और वो जॉब तब भी रेलेवेंट थी। जी जी हमारे टाइम में ऐसा होने वाला है कि हम जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले लोग लाइब्रेरीज में जाकर के बुक्स पढ़ते थे, जी उसके बाद गूगल आया, जी। इंटरनेट आया, जी और लोगों ने वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। उन लोगों की लाइफ करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। गूगल मान के चलो 2000 में आया है, लगभग 20 साल ही हुए हैं। जी ऑन एन एवरेज 30 साल का करियर हम लोग मान करके हाँ, चलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल में गूगल ऑब्सोलीट हो जाए। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इनोवेशन है जी वो बहुत ज्यादा है, और लोगों को समझना चाहिए कि हम कैसे अपग्रेड होते रहें। जी अब ये वो जमाना नहीं रहा कि आपने 10वीं पढ़ लिए और आपकी लाइफ सेट हो गई, आपने 12वीं पढ़ लिया और आपकी लाइफ सेट हो गई, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपकी लाइफ सेट हो गई। अब ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, आप मत करो इंजीनियरिंग, आप 12वीं पढ़ लो, फील्ड में चले जाओ, कोडिंग करना सीख लो। हर 2-3 साल में नई टेक्नोलॉजी आती है, आप उसको फॉलो करते रहो, आप काफी आगे तक जा सकते हो। उसी जगह पे अगर आप एक दूसरी फील्ड में जाते हो जहाँ पे आप कुछ लर्न नहीं करते, भले ही आप काफी ऊंचे स्तर पे स्टार्ट करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लर्निंग एसेंशियल बन चुका है, सिर्फ इस कारण से क्योंकि रेट ऑफ जो चेंज है जी। वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये बढ़ते रहेगी। अगर मैं स्पेसिफिक होना चाहूँ जी कि क्या चेंजेस होंगे, ये तो हमने मोटी बात कर ली कि चेंज बहुत ज्यादा होने वाला है भाई, जी है ना? पर क्या चेंजेस होने वाले हैं? देखो, सबसे ज्यादा जो ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस हैं वो इंटरनेट और एआई टेक्नोलॉजीज, जो हम लोग एक ब्रॉडर वर्ड यूज करते हैं, एआई, है ना, उसके कारण होने वाला है। जनरली मैं जब फील्ड में काम करता हूँ जी तो मैं एआई वर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स हैं उसके, जी है ना। पर अगर हम लोग बात करें तो वो सारी छोटे छोटे जॉब्स जो पॉसिबल हुआ करते थे, जिसके लिए हमको फॉर एग्जांपल क्लरिकल स्टाफ लगता था, या फिर और बहुत मैन पावर चाहिए होता, हम खुद अपने काम में अगर इवन लेट्स से एक इंजीनियर है, जी और वो सिर्फ अपने पूरे 30 दिन के काम में मुश्किल से 10 या 2 दिन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बाकी दिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं।
सो वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क काफी छोटा हो जाएगा एआई के आने एआई के आ जाने से। आपके पास इतने टूल्स रहेंगे कि आप वो सारा काम जल्दी कर सकते हैं। हाँ, मैं इकोनॉमी के बारे में तो नहीं बता सकता, बट मैं दूसरी सलाह लोगों को ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप ग्रोथ चाहते हो जी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी definitely। आप जो सरकारी नौकरी है जी। उसके पीछे मत भागें। जी अगर हम सिंपल कैलकुलेशन भी करना चाहें कि एक एक ऊंचे तबके के सरकारी नौकर को उदाहरण के लिए अगर 1 लाख रुपए भी मिले जी पर महीने, जी है ना, तो साल के 12 लाख। अगर मान के चलो सेविंग 10 लाख भी होती है एक साल की, जी अगर आप सिर्फ 2 लाख में रह सकते हो, मैं बाकी डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट वाले कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, लेकिन जस्ट मान करके चलते कि 10% सेविंग है और सॉरी 10 लाख सेविंग है। आप 3 साल 30 साल जॉब करके लगभग 3 करोड़ ही बना पाएंगे, है ना। जो कि वैसे तो पॉसिबल नहीं ही है, उससे हाँ, कम ही जाएगा हाँ। कैलकुलेशन। नहीं, अगर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर सब मान करके चले तो मान लीजिए कि ये डबल हो गया। जी आप एक सिंपल पॉलिसी में डालते हो, हाँ। आपको बोलता है 30 साल में आपका डबल हो डबल। जाएगा, राइट। तो उसी इन्वेस्टमेंट की तरफ से चलते हुए हम बोलते हैं कि ठीक है ये डबल हो गया, तो 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ हो गया। अभी जब हम यहाँ से रास्ते से निकलते हैं तो जो रोड के बाजू में एक छोटा सा प्लॉट रहता है वो 6 करोड़ का होता है ना? तो या फिर आप एक घर लेना चाहे, मेरे हिसाब से 10 साल 15 साल होते होते उस रेंज में आपके लिए घर आने चालू हो जाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली आप फिर मिडिल क्लास लाइफ या रादर लोअर मिडिल क्लास लाइफ ही जी पाएंगे। तो इसलिए मैं उस चीज को उतना सही नहीं मानता। आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहिए, आपको डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए, या फिर आपको डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। और आखिरी बात ये है उन लोगों के लिए जो अभी 12th में है या फिर 11th-12th में है या फिर जस्ट कॉलेज में जा रहे हैं। ये आखिरी और ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो मैं हमेशा से कहना चाहता था किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और जो आपने मुझे मौका दिया कि ये आखिरी 10 साल है जहां पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी कर सकता है इन द सेंस कि अगर उसको आगे बढ़ना है, अगर उसको कुछ करना है, तो ये ही आखिरी मौका है। बहुत कठिन हो गया है और कठिन होते जाएगा, लेकिन इसके बाद ये एकदम श्योर है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इन द सेंस एक इंसान कुछ भी कर सकता है सिर्फ अपने मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी के बेसिस पे एंड कैपिटल के बेसिस पे। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इंसान के मूवमेंट की, इस पॉइंट को हम निकाल के अलग रख देते हैं कि कैपिटल कितना है, क्योंकि अगर जिसके पास ऑलरेडी कैपिटल है हम उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है और क्या अचीव करना है। हालांकि उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि ऑलवेज एक बड़ी मछली होती है समुद्र में, है ना। पर अगर हम इन हमारे मीडियम जो पॉपुलेशन है, जनरल लोगों की बात करें, तो ये आखिरी साल है, आखिरी चंद साल है जहाँ पे आप अपना कुछ बना सकते हैं, आप वैल्यू गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 पॉइंट है, इंसान अगर कुछ गेन कर सकता है तो अपने मेहनत और अपने दिमाग के हिसाब से। पर दिक्कत यह है कि जो दिमाग है उससे ज्यादा पावरफुल दिमाग अवेलेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि एआई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, तो आप जो कर रहे हैं आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं आपको क्यों रखूंगा जब मैं एक क्लाउड में एक एआई प्रोग्राम रन कर सकता हूं जो हमेशा रन हो सकता है, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा फास्ट है, सोता है नहीं है, बीमार नहीं होता है, 24 आवर अवेलेबल रहता है। तो और इसके बाद चाहे आप फिजिकल लेबर की बात करो, स्मार्ट रोबोट्स आ रहे हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि लगभग 20% जॉब्स सिर्फ ड्राइव करने की होती है ना। तो जैसे डिलीवरी बॉयज और चीजों को लेके आना, ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस, ये सारा
ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी वहाँ पे। फिजिकल लेबर के लिए रोबोट्स आ रहे हैं, जो पहले के रोबोट्स थे जो बहुत रिजिड हुआ करते थे, इन द सेंस कि वो एक फिक्स काम करेंगे कि यहाँ पे जाके वेल्ड करना है और यहाँ पे जाके चीज को उठाना है। अब ऐसा है कि रोबोट्स में विजन आ गया है, वो चीजों को आराम से देख के समझ के उठा सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, किसी के पास करने के लिए कुछ काम नहीं बचेगा, तो लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे, और अगर लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो सोशल मोबिलिटी कहाँ से आएगी, सर्वाइवल कैसे होगा। नाउ सर्वाइवल इज अ डिफरेंट मैटर, राइट। सर्वाइवल के लिए लोग या फिर गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, हेल्थ केयर फ्री हो सकती है अगर इकोनॉमी इतना चीजें प्रोड्यूस कर रही है, अगर एआई के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू चीजें प्रोड्यूस हो रही है, तो चीजें मिल सकती है लोगों को। आज की डेट में भी हमको 1 रुपए में अनाज मिलता है, आज की डेट में भी पीएम आवास जैसी चीजें हो रही है, तो ये बेसिक चीजें आपको मिल जाएंगी, पर आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ करना है तो यही 5-10 साल है, इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ना तो आपके पास मौका नहीं है, आपके आने वाले जनरेशन के पास मौका है। तो इस 5 से 10 सालों में, मैं तो कहूँगा सिर्फ 5 सालों में अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लो कि आप एक उस लेवल के ऊपर पहुंच जाओ जहां पे इन चीजों का इफेक्ट थोड़ा कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब एक टूल्स हैं तो इन टूल्स को चलाने वाला कोई इंसान ही होगा एटलीस्ट आने वाले 10 सालों में। आप उन इंसानों की श्रेणी में आ जाओ तो बेहतर है, रादर देन उन इंसानों की श्रेणी में आना जिनके जॉब्स ये टेक्नोलॉजीज कट करेगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपने कही, और मैं अपने दर्शकों से यही बताना चाहूँगी कि बैठे रहने से और सिर्फ सोचने से कि हम करेंगे ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि सर ने हमें बताया कि आने वाले 5 सालों में ही टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बदल जाएगी, दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमें अभी से स्टेप्स लेना है, अभी से जो हम सोच रहे थे उसको करने के लिए आगे बढ़ना है। सर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई, लेकिन हमारे दर्शकों का कई लोगों का ऐसा भी ग्रुप है जो इस बारे में अभी जानते भी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूंगी कि आप शॉर्ट शब्दों में, इजी शब्दों में क्या बताना चाहेंगे कि क्या है एआई? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कि ये कृत्रिम है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। हम लोग इंटेलिजेंट है जैसे, तो हमारा इंटेलिजेंस, इंसान का इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक बन के आता है, एवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुआ है। पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो आर्टिफिशियल पार्ट है उसका मतलब है कि ये हमने बनाया है, ये कंप्यूटर और जो दूसरी कैलकुलेशन के लिए हमारी मशीन्स है उन पे काम करता है। तो ये पहला चीज हो गया। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका वो है कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी। अगर हम सिंपल से सिंपल चीजों को मान ले कि इस फोन को उठाया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं इसको कहाँ पकड़ूं, मैं इसको किस फोर्स से उठाऊं। एक मशीन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। वो हो सकता है इसको पकड़ने जाए और उसको क्रश कर दे, ज्यादा फोर्स लगा दे। वो हो सकता है इसको ज्यादा फोर्स लगाए नहीं और छूट के नीचे गिर जाए। ये बहुत छोटा एग्जांपल हो गया इंटेलिजेंस का। एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे मुझे यहाँ से बस स्टैंड जाना है, एक बस पकड़ना है, मुझे रास्ता कैसे पता होगा। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी एक इंटेलिजेंस है। और जो भी सारे हम चीजें करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है। जितना सिंपली मैंने ये बोला कि इसको कितनी फोर्स से पकड़ना है, ठीक उसी तरह से अब हमारे पास कंप्यूटर कैलकुलेशंस के थ्रू इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि हम मशीन को और कंप्यूटर्स को इतना सक्षम बना पा रहे हैं कि वो चीजों को देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर मतलब एक जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट होता है या फिर ऐसे ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो वीडियो को देखते हैं और बता सकते हैं कि अच्छा इस वीडियो में ये हो रहा है। वो ये देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक इंसान जा रहा है और ये आपको लिख करके वापस बता सकते हैं। आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं जिसमें कार ऑटोमेटिकली रास्ते में चल सकती है, वो जान सकती है कि यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे बच्चा है,
और वो अपना रास्ता उनके बीच में से लेके जा सकती है। आज ये हो गया फिजिकल वर्ल्ड वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, मतलब चीज़ों को देखना, उनको उनसे इंटरेक्ट करना, उनको पकड़ना या उनके बाजू से जाना या फिर उनके साथ उनके बीच में रहना एक तरीके से। दूसरी टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको नेचुरल लैंग्वेज वाली टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, इन बातों को जनरेट करना और इन बातों को समझना, दोनों चीजें। मतलब आप ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हो जिससे आप पूरी बात कर सकते हो, वो आपकी बातें सुन सकता है और साथ ही आपको उनका जवाब दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज हम एक स्क्रीन के थ्रू करें, स्क्रीन के थ्रू मतलब आप सामने वाले को अगर देख नहीं पा रहे हो, तो आज की तारीख में ये सॉफ्टवेयर इतने सक्षम हो गए हैं कि एक मीडियम इंटेलिजेंस का और मीडियम या इवन हाई इंटेलिजेंस का इंसान ये पहचान नहीं सकता इवन दिन भर बात करने के बाद कि मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ या मैं इंसान से बात कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल है ये आ चुका है, बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत नया है और कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला सिर्फ कुछ ही सालों की देरी है। जैसे कि मैं रिमोट में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आई थिंक मेरा एग्जांपल वापस घूम के पिछले क्वेश्चन की तरफ चले जाता है कि मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ, मेरा काम है कुछ चीजों को पढ़ना, कुछ चीजों को समझना, अपना इनपुट डालना और चीजों को वापस अपने क्लाइंट्स को, अपने बॉसेस को भेजना। अगर ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिनसे मेरे बॉसेस या मेरे क्लाइंट्स बात कर सकते हैं और वो कभी समझना नहीं पाएंगे कि वो इंसान है या नहीं है, इसका मतलब कि सामने वाली मशीन्स इतनी सक्षम है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मैं तो यहाँ रिमोट बैठा हूँ, मैं घर से काम कर रहा हूँ, वही काम कोई एक रिमोट मशीन भी कर सकती है। जिस स्क्रीन की बात मैं कर रहा था वो स्क्रीन तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड आपको वही नवोदय लाइफ ही लगती है और सबसे ज्यादा याद रहने वाला टाइम भी वही है आपका। तो हमारे इस वीडियो में एक सेगमेंट है रिवाइंड मेमोरीज का नाम है, जिसमें हम नवोदय के कुछ मेमोरीज आपसे एक क्वेश्चन करूंगी मैं, आपको देखते हैं आपको कितना याद है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि माइग्रेशन कौन सी क्लास में होता था? माइग्रेशन 9th क्लास में होता था। और आप माइग्रेशन? और मैं माइग्रेशन में नहीं गया था। श्रमदान कब होता था? श्रमदान रविवार के दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले होता था। आपने किया है श्रमदान? मैंने बहुत श्रमदान किया है। बॉयज करते थे श्रमदान? बॉयज बहुत ज्यादा श्रमदान करते थे। बॉयज इतना ज्यादा गंदा करते थे कि उसके बाद श्रमदान उतना ज्यादा करना पड़ता था। ये बात सही है। मुझे लगा कई बॉयज ऐसे होते थे कि टीचर छड़ी लगे खड़े लेकिन भाग लेते थे एक तरफ से। नहीं, श्रमदान में मुझे याद है हम लोग कचरा जलाते थे और जहाँ भी ये आग वाला सिस्टम रहता है तो वहाँ पे बहुत मजा आता है। तो हमने बहुत आग लगाई है। मतलब इवनिंग स्पोर्ट्स का टाइम क्या होता था? इवनिंग स्पोर्ट्स का टाइम 4:30 बजे का याद है मुझे, 4:30 या 5 बजे होता था। 5 बजे होता था। आप तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे? हाँ, तो पहले चले जाते। हाँ, जब मेरी क्लासेस खत्म होती थी तो बॉयज हॉस्टल ही जाते थे, सीधे प्लेग्राउंड में जाते थे। एंड लास्ट वन, सबका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या था? हमारे यहाँ पे चावल फ्राई होता था विद सोयाबीन बड़ी, वो मेरा फेवरेट तो था और काफी लोगों का था। हाँ, लगभग सारे स्कूल का आई थिंक बॉयज का फेवरेट था ही था। और मैंने देखा है ये चावल फ्राई खाने वाली और बनाने वाली आदत नवोदय के बाद भी बॉयज में सस्टेन करती है। कहीं पे भी मिलेंगे चावल फ्राई जरूर बनाते हैं। इजी रहता है बनाने के लिए। जैसे अभी कोरोना में मुंबई में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने लगभग 3 महीना सिर्फ यही खाया है, सुबह शाम चावल फ्राई सोयाबीन बड़ी। वाह, ये बहुत अच्छा है। बोर नहीं होते थे? नहीं, बोर होना एक चीज है और मजबूरी एक चीज है, राइट? ये भी है, थोड़ी मजबूरी थी, कोरोना के टाइम की बात है। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए और ये मौका देने के लिए लोगों से बात करने का। और उम्मीद है दर्शकों को आज सर के द्वारा दी गई इतनी अच्छी बातें और सलाह पसंद आई होगी। और जो भी आप आगे जानना चाहते हैं नवोदय स्टूडेंट्स के लाइफ के बारे में और जो उनके अचीवमेंट्स है या क्या उनकी पर्सनालिटी आज के लाइफ में डेवलप हो चुकी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।